नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के एक ऐसे खूनी पन्ने की जहां सिंहासन के लिए पिता और पुत्र का रिश्ता भी दागदार हो गया था। ये कहानी है मगध के उदय की, एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी नींव ही धोखे और लड़ाई की आग पर रखी गई थी। हाँ, तो सवाल यही है कि यह सब हुआ कैसे। देखिए, मगध की पूरी कहानी ना बस इन्हीं तीन चीजों के आसपास घूमती है। एक बेटे के हाथों पिता की हत्या, लड़ाई की नई नई टेक्नोलॉजी और एक एम्पायर खड़ा करने का जबरदस्त जुनून। तो इस पूरी महागाथा का कह लीजिए पहला चैप्टर लिखा एक बहुत ही दूरदर्शी राजा ने, बिंबिसार। इसी ने हर्यक वंश की नींव रखी थी। और वो सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि एक आर्किटेक्ट था जिसने मगध के सुनहरे भविष्य की स्टेज तैयार की। अब देखिए, बिंबिसार की समझदारी का पहला सबूत तो उसकी कैपिटल की चॉइस ही थी। उसने अपनी राजधानी के लिए चुना राजगीर को। ये एक ऐसा शहर था जो नेचुरली, कुदरती तौर पर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मतलब एक ऐसा किला जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। क्या कमाल का दाव था। पर बिंबिसार की असली पावर ना उसकी तलवार में नहीं थी, उसके दिमाग में थी। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि कोई भी एम्पायर सिर्फ तलवार के दम पर नहीं खड़ा किया जा सकता। तो उसने एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी अपनाई: जीत, डिप्लोमेसी और शादियां। और इन तीनों का उसने इतना जबरदस्त इस्तेमाल किया कि क्या कहने। और इस स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स अरे कमाल के थे। लड़ाई में अंग को हराया, महाकौशला से शादी की तो दहेज में पूरा बनारस मिल गया। फिर लिच्छवी राजकुमारी चिल्लना से शादी करके एक बहुत पावरफुल दोस्त बना लिया। लेकिन उसकी डिप्लोमेसी का असली लेवल तो तब दिखा जब उसने अपने दुश्मन अवंती के राजा के पास अपनी आर्मी नहीं भेजी, बल्कि अपना डॉक्टर जीवक भेजा इलाज के लिए। सोचिए, एक ही चाल में दुश्मन को दोस्त बना लिया। लेकिन एक तरफ बिंबिसार रिश्तों से अंपायर बना रहा था और दूसरी तरफ उसी का खून उन रिश्तों को तोड़ने पर तुला था। कहानी में अब एक बहुत ही डार्क टर्न आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जहां सिंहासन की चमक के आगे खून के रिश्ते भी धुंधले पड़ने वाले थे। ये बेचैनी थी अजातशत्रु की। सत्ता की भूख ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे इंतजार करना गवारा नहीं था। हर पल उसे सदियों जैसा लगता था। और बस उसकी यही जल्दबाजी मगध की किस्मत को हमेशा के लिए खून से लिखने वाली थी। और पावर की इसी भूख में अजातशत्रु ने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। उसने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद को मगध का सम्राट बना बैठा। ये जो पिता की हत्या थी ना, ये इस डायनेस्टी की पहचान भी बनी और उसका सबसे बड़ा श्राप भी। अब राजा तो बन गया, तो अजातशत्रु ने अपना अगला टारगेट सेट किया, वैशाली। ये वही शहर था जिसे उसके पिता बिंबिसार कभी जीत नहीं पाए थे। और अब अजातशत्रु को यह साबित करना था कि वो अपने बाप से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन वैशाली को जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उनकी आर्मी बहुत पावरफुल थी और किले की दीवारें मानो पत्थर की नहीं, लोहे की बनी हों। तो सवाल यही था कि इस किले को तोड़ा तो तोड़ा कैसे जाए। अजातशत्रु का जवाब था टेक्नोलॉजी। उसने ऐसे दो जबरदस्त हथियार बनवाए कि आज के जमाने में जब हम उन्हें देखते हैं तो सीधे बाहुबली फिल्म की याद आ जाती है। जरा सोचकर देखिए। पहला हथियार था रथ मुसल, बिल्कुल भल्लाल देव के उस घूमने वाले रथ जैसा, एक तरह का मॉन्स्टर जो दुश्मन की आर्मी को गाजर मूली की तरह काटता हुआ निकल जाता। और दूसरा था महाशिलाकंटक, मतलब एक बहुत बड़ा कैटापोल्ट जो किले की मजबूत दीवारों पर इतने बड़े बड़े पत्थर फेंकता था कि उन्हें चकनाचूर कर दे। इन हथियारों ने तो जैसे जंग का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। खैर, वैशाली तो जीत लिया गया, पर अजातशत्रु ने हिंसा का जो बीज बोया था ना, वो अब एक जहरीला पेड़ बन गया था। एक ऐसा पेड़ जिसका कड़वा फल अब उसके अपने ही परिवार को चखना था। एक ऐसा चक्र शुरू हो गया था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बिल्कुल वही हुआ। अजातशत्रु ने पावर के लिए जिस हत्या का रास्ता खोला था वो अब एक रिवाज बन चुका था, एक ऐसा श्राप जो उसकी आने वाली पीढ़ियों को ही लील जाने वाला था। और देखिए कि यह विनाश का पहिया कैसे घूमा। ठीक वैसे ही जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था, उसी के बेटे उदयन ने अजातशत्रु को मारकर गद्दी छीन ली। और ये खूनी सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा जब तक इस वंश का आखिरी राजा नागदशक गद्दी पर नहीं आ गया। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, वो हिस्सा जहां हर्यक वंश की ये खूनी कहानी अपने अंत पर पहुंचती है। सत्ता एक बार फिर बदलती है, पर इस बार तरीका थोड़ा अलग था।
इस वंश का आखिरी राजा था नागदशक। अब इसके बारे में क्या कहें, ये एक बहुत ही कमजोर और नालायक राजा था। मतलब जिस साम्राज्य के लिए उसके पूर्वजों ने इतना खून खराबा किया, उसे संभालने की काबिलियत उसमें बिल्कुल नहीं थी। और देखिए, पॉलिटिक्स का ये एक सीधा साधा पर पक्का नियम है कि जब भी सिंहासन पर कोई कमजोर इंसान बैठा हो तो उसकी जगह लेने के लिए कोई ना कोई ताकतवर आगे आएगा ही आएगा। और हमारी इस कहानी में वो ताकतवर शख्स था खुद नागदशक का सेनापति शिशुनाग। उसने साफ साफ देख लिया कि राजा तो बिल्कुल बकलोल है और गद्दी पर कब्जा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो उसने वही किया जो उसे करना था। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी और हर्यक वंश के इस खूनी खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसके साथ ही उसने अपने नाम पर एक नई डायनेस्टी शिशुनाग वंश की नींव रखी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? यही कि वक्त के साथ पावर को ट्रांसफर करने का तरीका कितना बदल गया है। पहले सिंहासन का फैसला तलवार की नोक पर होता था, आज वही फैसला वोट से होता है। तरीके तो बदल गए, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सत्ता की भूख, उसकी चाहत सच में बदली है? और यही सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या सत्ता का ये खेल, ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स है, वक्त के साथ वाकई बदल गया है या फिर सिर्फ इसके खिलाड़ी और नियम कानून बदल गए हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में।